कुछ लोगों का रोज़गार आजकल ये बन गया है कि मुझ पर शक करना, संदेह करना। मैं इसी में खुश रहता हूँ कि मेरे बारे में बात तो कर रहे हैं। परेशान तो वो हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। कोई मुझे बोलता था कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो मैं वैसे ही जवाब देता था जैसा हमारे घरों के बड़े बूढ़े दिया करते हैं कि अरे पागलपन है, कुछ नहीं होता, ये सब ये बेकार की बातें होती हैं, ये किताब की बातें होती हैं, कुछ नहीं होता ये सब। सच में ऐसा लगता था। फिर क्या होता है कि ज़िंदगी में जब पहली बार आपको झेलते हैं तो समझ में आता है कि चीज़ें उतनी आसान है नहीं जितनी आप समझ रहे थे। ये बात शायद 2015 के आसपास की है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि दृष्टि में मेरी स्थिति राष्ट्रपति वाली है, प्रधानमंत्री और मंत्री बाकी लोग हैं, तो मैं तो केवल रबर स्टाम्प की तरह से स्टैम्प लगा के साइन कर देता हूँ। ऑफिस में जो मैनेजमेंट के सीनियर लोग हैं, किसी को पकड़ लेता हूँ, बुला लेता हूँ, उससे गप मारने लगता हूँ। गप मारते मारते समझता हूँ कि क्या चल रहा है, सब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और 1 घंटे की गप से ह्यूमन रिलेशंस वाली बॉन्डिंग हो जाती है। उसको ये भरोसा होता है कि मुझ पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, जबकि मैं तो अपनी बोरियत दूर करने के लिए उसको बुला के बात कर रहा था। जोश टॉक्स का भरोसा है, विश्वास है कि हर आदमी कुछ बड़ा करने की क्षमता रखता है। बस ज़रूरत है कि उसकी पोटेंशियल को अनलॉक किया जाए कि किस तरीके से वो अपने हालातों में परिवर्तन कर सकता है, ओवरनाइट अपनी फैमिली की पूरी आर्थिक कंडीशन को भी चेंज कर सकता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में रोज़ाना घर-घर कहानी पहुँचाने की कोशिश करते हैं उनकी रिलेटेबल रोल मॉडल्स की। तो आज जो हम कर रहे हैं कि एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसे शख्स से रूबरू होंगे, और सिर्फ रूबरू नहीं होंगे, उनके साथ लगभग हम 3 से 4 घंटे टाइम स्पेंड करेंगे। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उनका चार्म ऐसा है कि पूरे देश में लगभग रोज़ाना वो जो बातें करते हैं, सब कुछ काम छोड़ के वो कंटेंट कंज़्यूम किया जाता है। लोग उसको फ़ॉलो करते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उनकी उनकी नॉलेज को, उनके जीवन को। अ, इसके अलावा थोड़ा-सा और मैं उनके बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ, तो एक स्टेटमेंट काफ़ी है कि जिस एज में लोग तैयारी करने का सोचते हैं, उस एज में वो पढ़ा रहे थे यूपीएससी के लोगों को। और एक उनकी बहुत पर्सनल जैसे एक वर्ड होता है बहुत पर्सनली चाहत, उनकी पर्सनली चाहत ये है कि पूरे देश के लोग लॉजिकल सोचें। जब भी वो किसी से बात करें तो उनकी बातों में दम हो, वो तर्क करें, कुतर्क नहीं करें। तो वेलकम करते हैं दृष्टि आईएएस के सीईओ, फाउंडर, एमडी डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी का। खड़े पे ताली बजनी चाहिए। मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपका जो सरनेम है दिव्यकीर्ति, इसके बारे में लोग बहुत अलग-अलग तरह की बातें करते हैं, अपनी-अपनी तरीके से व्याख्या करते हैं। मेरी भी क्या अलग है, मैं वो बताना नहीं चाहता। बताइए दिव्यकीर्ति के पीछे की कहानी आप बताइए। वैसे क्या-क्या व्याख्याएँ करते हैं लोग? मेरे को अपनी पता है कि जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, तो जो सम्राट अशोक था, हाँ, उन्होंने कुछ ऐसा पीस एग्ज़ैक्टली वर्ड नहीं, लेकिन उसमें कीर्ति कोई वर्ड था, अच्छा, है ना? तो उन्होंने लगा लिया था। प्रकाश कीर्ति या कुछ ऐसा वर्ड था। प्रियदर्शी, यस, प्रियदर्शी, मेरे को याद आ हाँ, गया। प्रियदर्शी वर्ड लगा लिया था कि तो इस क्या वजह है कि तो आपने मैं भी दिव्यकीर्ति यूज़ सम्राट की? अशोक हूँ अपने ज़माने का। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ अब स्टेज आप सँभालो जी, 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 और जी, आप जी, जी। इससे आगे सब कुछ लेके जाओ। जी, ठीक है, जी, डन, थैंक यू। मेरे नाम में जो दिव्य कीर्ति है उसका संबंध मतलब मेरी चॉइस से नहीं है, मेरे फैमिली से है, परिवार से है। मैं जिस परिवार से हूँ वो परिवार आर्य समाज को मानता है, और आर्य समाज की एक विशेषता है कि वो जाति व्यवस्था को खारिज करते हैं। तो हमारी फैमिली में कास्ट सिस्टम काम ही नहीं करता है। हमारे बच्चों को परिवार में ये बताया भी नहीं जाता कि जाति क्या है, हम किस जाति से हैं। तो वो परंपरा कम से कम 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। जो मेरे पेरेंट्स की जनरेशन थी, उस जनरेशन में बहुत सारे लोग साहित्यकार हैं। मेरे पिताजी भी साहित्यकार हैं। उनको हरियाणा के साहित्य अकादमी से कई अवार्ड्स मिले हैं, कई उपन्यास लिखे हैं उन्होंने। तो उस समय उन साहित्यकार परिवार के लोगों में एक राय बनी कि बच्चों के हम कास्ट नेम तो नहीं लगाएंगे, तो क्यों ना कुछ मौलिक सा नाम रखें जो साहित्यिक सा हो। तो ऐसा हमारे पूरे खानदान में 3-4 परिवारों में हुआ। उनमें से एक हमारा परिवार था। तो हम 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा भाई हूँ, और हम तीनों भाइयों के सरनेम अलग-अलग हैं। बड़े भैया का सरनेम मधुवर्षी है, दूसरे भैया का सरनेम प्रियदर्शी है, मेरा सरनेम दिव्यकीर्ति है। और वो मेरे पिताजी की और माताजी की साहित्यिक रुचियों का परिणाम है। जब मैं छोटा था तो मेरा नाम जब सरनेम लगाया गया तो चक्रवर्ती लगाया गया था। बाद में मेरे पिताजी को ये रियलाइज़ हुआ कि बंगाल में ये एक कास्ट नेम है, तो क्योंकि वो बंगाल में कास्ट नेम है और फिर कास्ट वाली फीलिंग ना आने लगे,
और क्षेत्रीय अनुभूति ना होने लगे कि बंगाल से मैं हूँ, तो फिर उन्होंने सोचा कि इसको बदलें। और तब मेरे एक मामा जी जो हंसराज कॉलेज में प्रोफेसर थे उस समय, डॉक्टर प्रशांत उनका नाम था, अब वो नहीं हैं, उनके बच्चों के नाम में दिव्य कीर्ति लगा हुआ था, तो उनसे बोरो करके हमने, मतलब मेरे पिताजी ने मेरे नाम को विकास दिव्य कीर्ति किया। और 10th क्लास से पहले की बात है, तो मेरे सारे सर्टिफिकेट्स में, मेरे पासपोर्ट में, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में नाम विकास दिव्य कीर्ति ही है। ये रखा हुआ नाम नहीं है, ये मेरा ओरिजिनल और लीगल नेम है। ये केवल शौक से रखने वाला नाम नहीं है, यही मेरा वास्तविक नाम है। और इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स का दिया हुआ एक उपहार है मुझे। मेरी बड़ी चाहत थी कि आपसे कभी इस तरीके से रूबरू हो पाऊं, अरे और वो आज मौका मिल गया मेरे को जोश टॉक्स के थ्रू। तो जी। सर मेरा एक सवाल ये है आपसे कि आपको लेकर के ना बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि आपने यूपीएससी क्लियर किया था, आईएएस बने, फिर छोड़ दिया, और मतलब वो जितनी बार आप डिटेल में जाते हो ना सर्च करने के लिए, वो नई नई बातें निकल के आती है कि अच्छा नहीं, उन्होंने कभी क्लियर किया नहीं, कभी कुछ। जैसे एक कोट था, मैंने कहीं पे पढ़ा था, किसी टीचर ने मुझसे कहा था कि ये ना मुखर्जी नगर में सिर्फ वही जाते हैं जो खुद आईएएस नहीं बन पाते। तो मेरे को आपसे जानना था, क्योंकि अब ये मौका मिला है, तो बिल्कुल सीधा मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। ठीक भी है, जब कोई दुविधा हो तो पूछ ही लेना चाहिए। ये बात सही है कि पिछले कई दिनों से ऐसी बातें मैं भी सुनता हूँ कि ऐसी अफवाहें हैं, लेकिन अफवाहों का समाधान कहाँ करूँ, कैसे करूँ? तो मैंने कई साल के संकोच के बाद पहली बार पिछले साल एक इंटरव्यू दिया ललन टॉप को। उन्होंने भी ये सवाल मुझसे पूछा, आपने शायद वो देखा नहीं होगा क्योंकि मैंने उसमें इसका जवाब दिया हुआ है। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने इसका जवाब वहाँ भी दिया, आज फिर दे देता हूँ। हालांकि मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि मैं बहुत जवाब देने में यकीन नहीं रखता हूँ। किसी को मेरे बारे में गलत सोचना है तो मैं उसको पूरा मौका देता हूँ कि वो सोचे, न कि मैं उसको जवाब दे के उसको मतलब मैं क्यों उसको उसकी मौलिक कल्पनाओं से मुक्त कर दूं। अगर उसकी कल्पनाएं हैं, उसको मजा आ रहा है सोचने में, और यदि मेरे बारे में 4 गलत बातें बोलने से उसकी खुशी बढ़ रही है, उसका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रहा है, तो मैं क्यों उसकी खुशी कम करूं। लेकिन हाँ, सच ये है कि 1996 में जब मैं करीब 22 साल के आसपास का था, पहला अटेम्प्ट दिया था, मेरा सिलेक्शन पहले प्रयास में हो गया था यूपीएससी में। मैंने ललन टॉप में बताया था कि मेरा रोल नंबर क्या था, 97484 रोल नंबर था, 96 का अटेम्प्ट था, 384 रैंक मेरा आया था। प्रीलिम्स में सोशियोलॉजी विषय था, मेंस में सोशियोलॉजी और हिंदी साहित्य विषय थे। अगर आप इससे और ज़्यादा जानना चाहें तो मुख्य परीक्षा में मेरे हिंदी साहित्य में 343 नंबर थे, जीएस में 321 नंबर थे, सोशियोलॉजी में 247 थे, निबंध में 112 थे और इंटरव्यू में 156 नंबर थे। और क्योंकि पहला अटेम्प्ट था उसकी याद रहती है जहन में। कुल 1169 नंबर आए थे, 384वां रैंक आया था। क्योंकि मैं माइल्ड नॉक नहीं पाया गया था उस मेडिकल टेस्ट में, तो मुझे CISF की सर्विस नहीं मिल पाई थी, असिस्टेंट कमांडेंट की। फिर मुझे CSS नाम की एक सर्विस, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, जो होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर मुझे मिला था। मेरी ज्वाइन करने की इच्छा नहीं थी, तो मैंने ज्वाइनिंग एक दिन लेट की थी, 1 जुलाई के बदले 2 जुलाई को की थी। इस मूड से की थी कि रिजाइन करना ही करना है। और जल्दी ही फिर ऐसी स्थितियां बनी, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी मुझे फील हो रही थी ऑफिस काम करने में, तो मेरे ख्याल से मैंने 8-10 महीने शायद काम किया होगा, फिर रिजाइन कर दिया। जिस दिन परिवार में सब लोग सहमत हो गए, उन्हें ये भरोसा हो गया, वैसे भरोसा हमेशा रखते थे मेरे ऊपर, उन्हें जब ये भरोसा हो गया कि ठीक है, उसूल वही है कि एक ही जिंदगी है, सारे प्रयोग उसी में करने हैं, उसी में प्रयोग करना है, उसी को जीना है। ये चांस तो है नहीं कि एक में प्रयोग कर दूसरी को जिएंगे। तो जो नौकरी अच्छी नहीं लग रही तो फिर मैं क्यों उसको ढोता, तो फाइनली उसको मैंने छोड़ दिया। फिलॉसफी में एक दार्शनिक है सार्त्र नाम के, जीन पॉल सार्त्र, बहुत प्रसिद्ध आदमी है। उनका कहना है कि मनुष्य की पूरी कहानी उन निर्णयों से बनती है जो वो लेता है, और आप कितना भी समझदारी से फैसला करेंगे, कभी ना कभी थोड़ा बहुत रिग्रेट उस फैसले को हो ही जाता है, क्योंकि हर फैसले के दोनों पक्ष होते हैं ना, फायदे भी नुकसान भी होते हैं। पर मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि ये मेरे जीवन का शायद अकेला बड़ा फैसला है जिसका रिग्रेट मुझे आज तक 1 सेकंड के लिए भी नहीं हुआ। मैं नौकरी छोड़ के इस दुनिया के सबसे सुकून वाले इंसानों में से एक हूँ, और मुझे इतना भी दुख नहीं है कि मैंने नौकरी को छोड़ दिया। हमें होम मिनिस्ट्री में था और कुछ दिन अच्छे गुजरे थे वहाँ, लेकिन उससे बहुत अच्छे दिन मैं गुजार रहा हूँ नौकरी छोड़ने के बाद। ये सच है मेरे बारे में, जो आप जानना चाह रहे थे। अभी भी कोई शक है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है।